इस डीप डाइव में सभी वकील साहिबान और विधि छात्रों का डीएलसी लीगल न्यूज़ एंड नॉलेज चैनल पर स्वागत है। जी, सभी का स्वागत है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रैक्टिस करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए आज का ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल। हमारा आज का जो मिशन है ना, वो है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक हालिया और बेहद दिलचस्प फैसले के तथ्यों को लीगल फ्रैटर्निटी के सामने रखना। और इसमें तय किए गए कानूनी सिद्धांतों का विश्लेषण करना भी। और अंत में इस विषय पर हमारे सभी सुनने वालों से उनकी कानूनी राय जानना भी हमारा मकसद है। तो आज हम जिस केस को एनालाइज कर रहे हैं वो है मेसर्स जेनिथ इवेंट एंड सर्विसेज और अन्य बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और अन्य। हाँ, CWP नंबर 6271 ऑफ 2024, जिसे 27 फरवरी 2026 को चीफ जस्टिस GS संधवालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की डिविजनल बेंच ने डिसाइड किया है। इस जजमेंट के कोर में ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन जो आए दिन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिलती है। बिल्कुल। जरा सोचिए कि एक कॉन्ट्रैक्टर की 15,67,000 रुपए से ज्यादा की सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टेट द्वारा बिना किसी प्रायर नोटिस के फोरफीट कर ली जाती है। हाँ, बिना किसी शोकॉज नोटिस के। और जब स्टेट से इसका कारण पूछा जाता है, उनका एक प्रमुख डिफेंस ये होता है कि प्रशासन अपने काम में इतना व्यस्त था कि नोटिस देना संभव ही नहीं हो पाया। मतलब व्यस्तता के नाम पर नेचुरल जस्टिस को बाईपास कर दिया। एग्जैक्टली। ये केस मुख्य रूप से इसी बिंदु के इर्द गिर्द घूमता है कि क्या स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यस्तता ऑडी अल्टेरम पार्टिम के स्थापित सिद्धांतों को दरकिनार करने का एक वैलिड ग्राउंड हो सकती है। तो चलिए इस केस के फैक्चुअल मैट्रिक्स को देखते हैं। कहानी शुरू होती है कुल्लू दशहरा फेस्टिवल 2030 से। तो ढालपुर ग्राउंड में 4 जर्मन हैंगर्स, यानी वो जो बड़े टेम्पररी डोम स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें लगाने के लिए टेंडर फ्लोट किया गया था। हाँ, और मिसेस जेनिथ इवेंट एंड सर्विसेज ने हाईएस्ट बिड सबमिट की थी। राइट। और नेगोशिएशन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करीब 1,72,22,555 रुपए में अवार्ड हुआ, वो भी एक्सक्लूडिंग GST। इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी काफी हेवी रही होगी। हाँ, टेंडर की शर्तों के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर ने 16 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट की। ओके। इसमें 1-1 लाख की 4 FDR थी और 12 लाख रुपए की एक सिंगल FDR थी। इन सबको डिप्टी कमिश्नर कम वाइस चेयरमैन दशहरा फेस्टिवल कमेटी के नाम पर प्लेज किया गया था। देखिए, अब यहाँ से टाइमलाइन इस केस में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। दशहरा फेस्टिवल 12 नवंबर 2023 को खत्म हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर अपना ग्राउंड वेकेट करता है और अपनी 16 लाख की प्लेज्ड FDR रिलीज करने के लिए प्रशासन को अप्रोच करता है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है। काम खत्म, सिक्योरिटी वापस। बिल्कुल। लेकिन कई महीनों तक कोई एक्शन नहीं होता। फिर सीधा 9 फरवरी 2024 को एक इम्प्यून्ड ऑर्डर पास होता है। और उस ऑर्डर में क्या था? इस ऑर्डर के तहत प्रशासन सिर्फ 46,887 रुपए रिफंड करता है। सिर्फ 46,000 16 लाख में से? हाँ, और बैलेंस 15,67,597 रुपए फॉरफीट कर लेता है। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। स्टेट ने इस फॉरफीचर को जस्टिफाई कैसे किया? स्टेट का आरोप था कि कॉन्ट्रैक्टर ने जर्मन हैंगर्स के लिए जो अलॉटेड स्पेस था उसके अलावा अतिरिक्त जगह पर अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट किया था। अच्छा, अतिक्रमण का आरोप लगाया। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेट ने कहा कि उस एक्स्ट्रा जगह को आगे सबलेट करके कॉन्ट्रैक्टर ने कमर्शियल गेन भी लिया। तो स्टेट ने अपने इस एक्शन को बैकअप करने के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट की कुछ क्लॉजेस का हवाला दिया होगा। बिल्कुल। उन्होंने एडेंडम की क्लॉज 31 और अलॉटमेंट लेटर की क्लॉज 13 को इन्वोक किया, जिनमें ये मेंशन था कि किसी भी तरह के एनक्रोचमेंट की स्थिति में पेनल्टी इंपोज की जाएगी और सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट किया जा सकता है। सही कहा। अब जाहिर सी बात है, पेटिशनर्स ने इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उनका प्राइमरी कंटेंशन तो यही रहा होगा कि ये पूरा एक्शन आर्बिट्ररी है। एग्जैक्टली। उनका कहना था कि उन्हें कभी कोई शो कॉज नोटिस सर्व ही नहीं किया गया। ऑडी अल्टरम पार्टिम के प्रिंसिपल का एक डायरेक्ट वायलेशन था। बिना सुने ही सजा दे दी गई। Exactly. हाँ, और पिटिशनर्स ने एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्चुअल पॉइंट उठाया यहाँ पर। वो क्या था? स्टेट जिस इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर रिलाय कर रहा था ना, वो टाउन एंड कंट्री प्लानर द्वारा 3 जनवरी 2024 को तैयार की गई थी। अरे, लेकिन फेस्टिवल तो नवंबर में खत्म हो चुका था। वही तो, टेंट्स हटाए जा चुके थे, ग्राउंड खाली हो चुका था, और ये रिपोर्ट जनवरी में बैकडेटेड तरीके से तैयार की गई, वो भी पिटिशनर्स की पीठ पीछे। ये तो साफ तौर पे फेयर प्ले के खिलाफ है। तो फिर स्टेट ने अपना रिस्पॉन्स कैसे फाइल किया? स्टेट ने सबसे पहले तो एक प्रिलिमिनरी टेक्निकल ऑब्जेक्शन रेज किया रिट की मेंटेनेबिलिटी पर। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पर्सपेक्टिव से ये स्टेट का बहुत ही क्लासिक आर्गुमेंट होता है। बिल्कुल। स्टेट ने आर्ग्यू किया कि क्योंकि ये एक प्योर कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर है, इसलिए आर्टिकल 226 के तहत रिट जुरिस्डिक्शन इन्वोक नहीं किया जा सकता। मतलब उनका कहना था कि अप्रोप्रिएट रेमेडी के लिए सिविल कोर्ट में सूट फाइल करना चाहिए। हाँ, और अपने स्टैंड को सपोर्ट करने के लिए स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट के 2003 के एक लैंडमार्क जजमेंट का हेवी रिलायंस लिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम गंगा एंटरप्राइजेस। जहां तक मुझे याद है, NHAI वाले केस में तो बिडर ने अपनी बिड एक्सेप्ट होने के बाद उसे विड्रॉ कर लिया था, है ना? एकदम सही। जिसके चलते NHAI ने बैंक गारंटी इन कैश कर ली थी। वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स में रिट मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन क्या हाई कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को माना? जी नहीं। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्टेट के इस प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन को बहुत ही डिटेल में एनालाइज किया और इसे सिरे से रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि NHAI का मैटर टेंडरिंग स्टेज या बिड विड्रॉल से जुड़ा था, लेकिन जेनिथ इवेंट वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली कंक्लूड हो चुका था। राइट।
काम पूरा होने के बाद स्टेट अपनी डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए एक आर्बिट्रेरी एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर रहा था। यही कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि जब स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटी का कोई एक्शन मनमाना हो और उसकी सीरियस सिविल कॉन्सिक्वेंसेस हों, तो आर्टिकल 226 का जुरिस्डिक्शन बिल्कुल मेंटेनेबल है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का होना स्टेट को आर्बिट्रेरी तरीके से एक्ट करने का लाइसेंस नहीं देता। और मुझे लगता है यही वो पॉइंट है जहां से कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर अपना फोकस शिफ्ट किया। बिल्कुल, कोर्ट ने बहुत ही कैटेगोरिकली होल्ड किया कि बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग के इतनी बड़ी अमाउंट फॉरफीट करना स्टेट की तरफ से एक हाई हैंडेड अप्रोच है। इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट के कई लैंडमार्क जजमेंट्स को रिलाई किया गया था। सबसे प्रोमिनेंट रेफरेंस तो मेसर्स एरूशियन इक्विपमेंट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड केस का था। हाँ, जो 1975 का जजमेंट है। और दूसरा गोरखा सिक्योरिटी सर्विसेज का 2014 का जजमेंट। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया है कि ब्लैकलिस्टिंग या हैवी फाइनेंशियल फॉरफीचर एक तरह की सिविल डेथ के समान है। देखिए, इस सिविल डेथ वाले कॉन्सेप्ट की ग्रेविटी को समझना लीगल प्रैक्टिस में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब किसी कॉन्ट्रैक्टर की 15 लाख की सिक्योरिटी इस ग्राउंड पर फॉरफीट होती है कि उसने एनक्रोचमेंट किया या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, तो ये सिर्फ एक मॉनेटरी लॉस नहीं है। तो और क्या इम्पैक्ट होता है इसका? ये उस एंटिटी के कमर्शियल रिकॉर्ड पर एक ऐसा स्टिग्मा लगा देता है जो उसे फ्यूचर गवर्नमेंट टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने से डिबार कर सकता है। अच्छा, मतलब आगे के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स भी खत्म हो सकते हैं। हाँ, ऐसे सीवियर इंप्लीकेशंस वाले एक्शंस बिना शो कॉज नोटिस के सस्टेन नहीं कर सकते। गोरखा सिक्योरिटी सर्विसेज केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि शो कॉज नोटिस में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि प्रपोज्ड एक्शन क्या है, ताकि पार्टी इफेक्टिवली रिप्लाई कर सके। बिल्कुल, लेकिन यहां तो नोटिस ही सिरे से गायब था। और इसी लाइन ऑफ थॉट को आगे बढ़ाते हुए डिवीजन बेंच ने कुछ और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का भी एक्सटेंसिव रेफरेंस दिया, जैसे यूएमसी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और जगदीश मंडल बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा और एलाइड मोटर्स लिमिटेड वाला केस भी। जगदीश मंडल केस तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जुडिशियल रिव्यू के पैरामीटर्स सेट करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सही कहा। वहां स्पष्ट किया गया है कि कोर्ट्स टेंडर मैटर्स में तभी इंटरफेयर करती हैं जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आर्बिट्रेरीनेस हो या मालाफाइड इंटेंट हो। और जेनिथ इवेंट के केस में प्रोसेस में आर्बिट्रेरीनेस बिल्कुल एविडेंट थी। बिल्कुल, क्योंकि पूरी प्रोसीडिंग एक्स पार्टी कंडक्ट की गई थी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी तो स्टेट के उस डिफेंस पर हुई जो उन्होंने इस एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को जस्टिफाई करने के लिए लिया। हाँ, वो व्यस्तता वाला आर्ग्यूमेंट। मतलब स्टेट का रिप्लाई था कि कुल्लू दशहरा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल है, प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर और वीआईपी मूवमेंट्स मैनेज करने में इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड था कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर को शो कॉज नोटिस सर्व करना प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं था। ये सच में एक बहुत ही कमजोर डिफेंस है। इसके साथ ही स्टेट ने ये भी कहा कि उनकी इंस्पेक्शन कमेटी ने उस एनक्रोच्ड एरिया के एरियल फोटोग्राफ्स लिए थे, ड्रोन से तस्वीरें ली गई थीं। हाँ, और एक मैप भी ड्रॉ किया था जिसके बेसिस पर फॉरफीचर का डिसीजन लिया गया। तो हाईकोर्ट ने स्टेट के इस व्यस्तता वाले आर्ग्यूमेंट को कैसे टैकल किया? हाईकोर्ट ने इसकी बहुत ही लॉजिकल तरीके से स्क्रूटिनी की। कोर्ट ने रिकॉर्ड पर देखा कि फेस्टिवल के दौरान प्रशासन ने बाकायदा एक एनक्रोचमेंट रिमूवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई थी। अच्छा, मतलब एक डेडिकेटेड कमिटी थी वहां पर। बिल्कुल। तो बेंच का सीधा सवाल था कि अगर ऐसी कोई कमिटी ग्राउंड पर फंक्शनल थी और टेंट्स वहां फिजिकली मौजूद थे, तो उसी समय इमीडिएट नोटिस क्यों नहीं सर्व किया गया? सही बात है। अगर उस वक्त नोटिस दिया जाता तो पिटिशनर्स के पास अपना केस एक्सप्लेन करने का मौका होता। या फिर अगर वाकई कोई एनक्रोचमेंट था तो उसे उसी समय रिमूव किया जा सकता था। और वो जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी जो जनवरी में बनी थी, कोर्ट ने उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट की एविडेंट्री वैल्यू को भी डीकंस्ट्रक्ट कर दिया। ओके, मतलब 3 जनवरी 2024 की रिपोर्ट एक पोस्ट फैक्टो एक्सरसाइज थी। मतलब इवेंट खत्म होने के महीनों बाद। हाँ। दिसंबर और जनवरी के महीने में जब ग्राउंड पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, तब इंटरनल कमिटीज बनाकर एनक्रोचमेंट की रिपोर्ट तैयार करना लीगल स्क्रूटनी में सस्टेन नहीं कर सकता। और जहां तक वो एरियल फोटोग्राफीज का सवाल था, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हवा से ली गई तस्वीरों में टेंट्स तो दिख रहे हैं, लेकिन उन तस्वीरों से ये एस्टैब्लिश नहीं होता कि वो एक्स्ट्रा टेंट्स या एनक्रोचमेंट स्पेसिफिकली पिटिशनर्स नहीं किया था। क्योंकि ग्राउंड पे तो और भी लोग होंगे ना। बिल्कुल, उन डोम्स पर कोई नेम टैग या आइडेंटिफिकेशन मार्क तो था नहीं जो ये कंक्लूसिवली प्रूव कर सके कि ये जेनिथ इवेंट का ही स्ट्रक्चर है। एविडेंस लॉ के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही क्रिटिकल फाइंडिंग है। जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच का एलिगेशन लगाते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पर होता है जो एलिगेशन लगा रही है। सही कहा। यहाँ स्टेट सिर्फ कुछ अनवेरिफाइड एरियल फोटोग्राफ्स और महीनों बाद बनी एक इंटरनल रिपोर्ट के बेसिस पर 15 लाख रुपए फॉरफीट कर रहा था, वो भी बिना दूसरी पार्टी को सुने। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हर स्थापित सिद्धांत के खिलाफ जाता है। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने इन सभी लीगल और फैक्चुअल ग्राउंड्स को कंसिडर करते हुए पिटिशनर्स के फेवर में जजमेंट पास किया। वर्डिक्ट क्या रहा एग्जैक्टली? हाई कोर्ट ने 9 फरवरी 2024 के उस इम्प्यून्ड ऑर्डर को क्वैश कर दिया जिसके तहत अमाउंट फॉरफीट की गई थी। इसके साथ ही स्टेट को एक मैंडमस इशू किया गया कि वे 4 हफ्तों के भीतर पूरा बैलेंस अमाउंट यानी 15,67,597 रुपए पिटिशनर्स को रिफंड करें। बहुत बढ़िया। लेकिन इस जजमेंट में ना लिटिगेशन प्रैक्टिस से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग लेसन भी छुपा हुआ है। हाँ, जिस पर सभी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को बहुत ध्यान देना चाहिए। हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल अमाउंट रिफंड करने का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन उस अमाउंट पर कोई इंटरेस्ट अवार्ड नहीं किया। और ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डेंट है
क्योंकि 15 लाख रुपए कई महीनों तक स्टेट के पास अनऑथोराइज तरीके से होल्ड पर रहे। बिल्कुल, कमर्शियल रेट पर अगर देखें तो इस अमाउंट पर अच्छा खासा इंटरेस्ट बनता था। लेकिन कोर्ट ने इंटरेस्ट अवॉर्ड ना करने का रीजन जजमेंट में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है। डिवीजन बेंच ने नोट किया कि रिट पिटीशन की प्रेयर क्लॉज में पिटिशनर्स ने कहीं भी डीलेड रिफंड पर इंटरेस्ट की मांग नहीं की थी। सिविल और रिट लिटिगेशन का ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि कोर्ट्स जनरली वो रिलीफ ग्रांट नहीं करती हैं जो पार्टी ने अपनी प्लीडिंग्स में स्पेसिफिकली प्रे नहीं किया हो। ये दिखाता है कि एक रिट पिटिशन ड्राफ्ट करते समय प्रेयर क्लॉज को कितना एग्जॉस्टिव और मेटिकुलस होना चाहिए। एक छोटी सी ड्राफ्टिंग ओमिशन क्लाइंट के लिए सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस का कारण बन सकती है। बिल्कुल, और इस केस का एक और एस्पेक्ट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के स्टूडेंट्स और लॉयर्स के लिए काफी रेलेवेंट है। वो रिमांड वाली बात। हाँ, जनरली जब भी कोर्ट्स ये फाइंड करती हैं कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में ऑडी अल्टरम पार्टेम का वायोलेशन हुआ है, तो ऑर्डर क्वैश करने के बाद मैटर को वापस कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास रिमांड कर दिया जाता है, ताकि वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके यानी नोटिस देकर फ्रेश ऑर्डर पास कर सकें। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हाई कोर्ट ने मैटर रिमांड बैक नहीं किया। हाईकोर्ट का ये अप्रोच उनकी प्रैग्मेटिक विजडम को रिफ्लेक्ट करता है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कॉन्ट्रैक्ट जर्मन हैंगर्स यानी टेम्पररी स्ट्रक्चर्स इंस्टॉल करने का था, जो कि अब वहाँ है ही नहीं। एग्जैक्टली। अब जब वो स्ट्रक्चर्स वहां ग्राउंड पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो मैटर को फ्रेश इंक्वायरी के लिए रिमांड करने का कोई लीगल या फैक्चुअल पर्पस सर्व नहीं होगा। एक खाली ग्राउंड पर अब कोई अथॉरिटी क्या फैक्ट फाइंडिंग करेगी? इसलिए कोर्ट ने रिमांड की फ्यूटाइल एक्सरसाइज में जाने के बजाय सीधे रिफंड का ऑर्डर पास करके लिटिगेशन को एक फाइनलिटी दे दी। ये अप्रोच जुडिशियल एफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी है, वरना पार्टी सालों तक इंक्वायरीज और अपील्स के लूप में फंसी रहती हैं। सही बात है। तो लीगल फ्रेटर्निटी के सभी मेंबर्स, ये जजमेंट हमें बहुत ही क्लियर टर्म्स में रिमाइंड कराता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास चाहे कितनी भी वाइड पावर्स क्यों ना हो, प्रोसीजरल फेयरनेस और नेचुरल जस्टिस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम बहुत व्यस्त थे या काम का प्रेशर था, ये कोई लीगल डिफेंस नहीं है। स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटीज को कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर्स में भी एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और नॉन आर्बिट्ररी मैनर में एक्ट करना लीगली बाइंडिंग है। इस पूरी चर्चा से ना एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट इमर्ज होता है जिस पर न्यायविदों को गहराई से सोचना चाहिए। वो क्या? देखिए, इस केस में स्टेट के एक आर्बिट्ररी एक्शन की वजह से न सिर्फ एक प्राइवेट पार्टी को महीनों तक लिटिगेशन फेस करना पड़ा, बल्कि खुद स्टेट मशीनरी का भी टाइम और रिसोर्सेज हाई कोर्ट में एक अनडिफेंडेबल ऑर्डर को डिफेंड करने में वेस्ट हुए। बिल्कुल, पब्लिक मनी का वेस्टेज हुआ। तो जब सरकारी अधिकारी बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो किए ऐसे इलीगल ऑर्डर्स पास करते हैं जिसका बर्डन अल्टीमेटली स्टेट एक्सचेकर पर पड़ता है, तो क्या ऐसे ऑफिसर्स को पर्सनली लायबल नहीं ठहराया जाना चाहिए? ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है। क्या कॉस्ट्स उनके पर्सनल अकाउंट से रिकवर नहीं होने चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके? ये सच में एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल है जो पब्लिक लॉ रेमेडीज के इवोल्यूशन की तरफ इशारा करता है। हम इस डीप डाइव को सुनने वाले सभी लॉ स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स और लीगल प्रोफेशनल से ये जानना चाहेंगे कि आप सब इस विषय पर क्या सोचते हैं। क्या हाईकोर्ट का ये जजमेंट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शंस को चेक करने में एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट बनेगा? क्या पर्सनल लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इंट्रोड्यूस होना चाहिए? इस जजमेंट के लीगल इंप्लीकेशंस पर अपनी राय जरूर बनाएं और अपनी फ्रेटर्निटी में इस पर चर्चा करें। डीएलसी लीगल न्यूज एंड नॉलेज चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक और अहम कानूनी मुद्दे पर गहन चर्चा के साथ फिर मुलाकात होगी।